नमस्ते दोस्तों, सम्यक आरंभ में आपका स्वागत है। आज हम एक नए और बेहद महत्वपूर्ण विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों इंटरनेशनल रिलेशंस में लैंगिक अध्ययन जेंडर स्टडीज पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने और उसमें बदलाव लाने के लिए एक जरूरी लेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लैंगिक अध्ययन। लैंगिक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये पारंपरिक सिद्धांतों की पुरुषत्व केंद्रित मैस्क्युलिनिटी सेंटर्ड प्रकृति को चुनौती देता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हमारी समझ को व्यापक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लैंगिक अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन पहलुओं को देखने में मदद करता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अदृश्य अनुभवों और अभिनेताओं को उजागर करना। पारंपरिक मुख्य रूप से युद्ध, कूटनीति और राज्य स्तरीय निर्णयों पर केंद्रित रहा है, जो अक्सर पुरुषों के अनुभवों पर आधारित होते हैं। लैंगिक अध्ययन महिलाओं, बच्चों, LGBTQ जोड़ व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के अनुभवों, भूमिकाओं और संघर्षों को सामने लाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अनदेखी भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है, जैसे शांति निर्माण में स्थानीय महिलाओं की भूमिका या प्रवासन पर लैंगिक विशिष्ट प्रभाव। सिंथिया एनलो जैसे विद्वानों ने इस अदृश्यता पर विशेष जोर दिया है, ये दिखाते हुए कि कैसे व्यक्तिगत राजनीतिक है और कैसे रोजमर्रा के जीवन में लैंगिक भूमिकाएं वैश्विक घटनाओं से गहराई से जुड़ी होती हैं। पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती। सुरक्षा की पुनर्परिभाषा। पारंपरिक रूप से सैन्य और राज्य केंद्रित सुरक्षा के बजाय लैंगिक अध्ययन मानव सुरक्षा ह्यूमन सिक्योरिटी पर जोर देता है। इसमें व्यक्तियों की दैनिक सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, हिंसा से मुक्ति शामिल है। ये बताता है कि कैसे युद्ध और संघर्ष महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, जैसे यौन हिंसा का युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग और कैसे महिलाओं को अक्सर संघर्ष के बाद की शांति प्रक्रियाओं में हाशिए पर रखा जाता है। शक्ति का व्यापक दृष्टिकोण। शक्ति को केवल सैन्य या आर्थिक क्षमता तक सीमित नहीं किया जा सकता। लैंगिक अध्ययन दिखाता है कि कैसे लैंगिक पदानुक्रम और पुरुषत्व प्रधान मैस्क्युलिनिटी डोमिनेटेड संरचनाएं, जैसे सैन्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के वितरण और असमानताओं को बनाए रखती हैं। ये दर्शाता है कि शक्ति केवल राज्य की क्षमता में नहीं बल्कि सामाजिक मानदंडों और पहचानों में भी निहित है, जो कुछ व्यवहारों को वैध और दूसरों को अवैध बनाते हैं। राज्य की अवधारणा का विखंडन। पारंपरिक में राज्य को एक एकीकृत और तर्कसंगत अभिनेता माना जाता है। नारीवाद इसे एक लैंगिक संस्था के रूप में देखता है, जो अक्सर पुरुषत्व प्रधान होती है और ऐसी नीतियां बना सकती है जो पुरुषों के हितों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह लैंगिक असमानताएं बनी रहती हैं। यह अवधारणा पितृसत्तात्मक राज्य को उजागर करती है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में पुरुषों के विशेषाधिकार को बनाए रखता है। ज्ञान निर्माण की राजनीति और पूर्वाग्रह। ये दर्शाता है कि कैसे में ज्ञान का निर्माण पुरुषत्व प्रधान दृष्टिकोणों से प्रभावित हुआ है, जिससे एक आंशिक और अधूरा चित्र प्रस्तुत होता है। ये स्थापित सत्य पर सवाल उठाता है और अनुशासन को अधिक आत्मचिंतनशील बनाता है। ये प्रश्न उठाता है कि किसका ज्ञान मूल्यवान माना जाता है। ये केवल क्या हो रहा है, इसकी बजाय कौन लिख रहा है और किसकी आवाज को सुना जा रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक असमानताओं को समझना। यह विश्लेषण करता है कि कैसे लैंगिक पदानुक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों तक पहुंच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, जैसे वैश्विक शासन में महिलाओं की कम भागीदारी, को प्रभावित करते हैं, जिससे वैश्विक विकास और न्याय पर असर पड़ता है। ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच लैंगिक असमानताओं को भी उजागर करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे वैश्विक आर्थिक संरचनाएं विकासशील देशों की महिलाओं पर असमान रूप से बोझ डालती हैं। नीतिगत प्रासंगिकता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर प्रभाव। लैंगिक अध्ययन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए प्रभावित किया है, जैसे UNSC संकल्प 1325। ये शांति अभियानों और विकास नीतियों में लैंगिक मुख्यधारा जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को एकीकृत करने में सहायक रहा है, जिसका लक्ष्य सभी नीतियों और कार्यक्रमों में लैंगिक आयामों को व्यवस्थित रूप से शामिल करना है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ये समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि लेता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिक व्यापक और समग्र समझ मिलती है। ये क्रॉस डिसिप्लिनरी विश्लेषण को बढ़ावा देता है, जो जटिल वैश्विक समस्याओं को समझने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत और उनके योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार, संघर्षों और सहयोगों को समझाने का प्रयास करते हैं।
यथार्थवाद, रियलिज्म, मुख्य धारणा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, जहां कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। राज्य मुख्य अभिनेता है और वे अपनी सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने पर केंद्रित होते हैं। मानव स्वभाव को स्वार्थी और शक्ति उन्मुख माना जाता है। योगदान, शक्ति की राजनीति का विश्लेषण, युद्धों, शक्ति संतुलन, गठबंधन निर्माण और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। संरचनात्मक यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। केनेथ वॉल्ट्स जैसे विद्वानों ने तर्क दिया कि राज्यों का व्यवहार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, अराजकता और क्षमताओं का वितरण से निर्धारित होता है। ये शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रभावशाली था और सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा की अवधारणा को उजागर किया, जहां एक राज्य की सुरक्षा दूसरे राज्य के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती है। आलोचना, ये सहयोग की संभावनाओं को कम आंकता है, गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका को अनदेखा करता है और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसी नई चुनौतियों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता। ये राज्य को एक एकात्मक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखता है, राज्य के भीतर की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है। मोर्गेंथाउ का विशिष्ट योगदान, शास्त्रीय यथार्थवाद, मानव स्वभाव पर आधारित शक्ति की राजनीति। हंस जे मोर्गेंथाउ का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार मानव स्वभाव है, जो जन्मजात रूप से शक्ति के लिए इच्छुक और प्रभुत्व चाहने वाला होता है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि राज्यों के हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। 6 सिद्धांत, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। उन्होंने राजनीति के उद्देश्यपूर्ण नियमों, शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की परिभाषा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की सीमाएं और राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर जोर दिया। ये सिद्धांत राजनीति को नैतिकता से अलग करते हुए शक्ति को समझने का एक कठोर ढांचा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय हित की प्रधानता, उनके अनुसार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है, जो नैतिकता या विचारधारा से ऊपर होता है। यह व्यावहारिक विदेश नीति बनाने के लिए एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। प्रासंगिकता, मोर्गेंथाउ का काम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की राजनीति और संघर्ष को समझने के लिए एक स्थायी ढांचा प्रदान करता है और विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक रहा है। यह आज भी राज्यों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा और राजनयिक दांवपेच को समझने में महत्वपूर्ण है। उदारवाद, मुख्य धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के बावजूद सहयोग संभव है। ये राज्यों के बीच अंतर्निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, कानून के शासन, लोकतंत्र के प्रसार और साझा मूल्यों के महत्व पर जोर देता है। यह मानता है कि राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं जो पूर्ण लाभ की तलाश में है, न कि केवल सापेक्ष लाभ की। योगदान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या समझाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम कैसे राज्यों को सहयोग करने, संघर्षों को हल करने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये संस्थाएं विश्वास निर्माण और जानकारी साझा करने में मदद करती हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत तर्क देता है कि लोकतांत्रिक राज्य एक दूसरे से युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वे साझा मूल्यों और संस्थागत बाधाओं से बंधे होते हैं, जैसे सार्वजनिक जवाबदेही। यह वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र के प्रसार के महत्व पर जोर देता है। आर्थिक अंतर्निर्भरता बताता है कि कैसे व्यापार और आर्थिक संबंध राज्यों के बीच संघर्ष की लागत को बढ़ाते हैं और सहयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिससे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की व्याख्या होती है। यह आर्थिक लाभ को शांति बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखता है। नव उदार संस्थावाद, नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। रॉबर्ट कोहेन जैसे विद्वानों ने दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्यों के लिए लेनदेन लागत को कम करती हैं, सूचना प्रदान करती हैं और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती हैं, जिससे दीर्घकालिक सहयोग संभव होता है। आलोचना, इसे अक्सर आदर्शवादी माना जाता है, शक्ति की राजनीति और संघर्षों की भूमिका को कम मानता है और गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों की अनदेखी करता है। यह मानता है कि सभी राज्य समान रूप से तर्कसंगत और सहयोग के इच्छुक हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। संरचनावाद, मुख्य धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भौतिक कारकों जैसे सैन्य शक्ति के बजाय सामाजिक रूप से निर्मित विचारों, मानदंडों, पहचानों और साझा अर्थों से आकार लेती है। अराजकता वही है जो राज्य इससे बनाते हैं। अलेक्जेंडर वेंट। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अर्थ राज्यों के बीच बातचीत और साझा समझ से उत्पन्न होता है, जो समय के साथ बदल सकता है। योगदान, विचारों का महत्व। ये बताता है कि कैसे सामूहिक विचार, मूल्य, संस्कृतियां और पहचान राज्यों के हितों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध की समाप्ति को बदलती पहचान और विचारों के रूप में समझना,
जहां सोवियत संघ ने खुद को एक खतरे के रूप में देखना बंद कर दिया। सामाजिक निर्माण दिखाता है कि सुरक्षा, संप्रभुता और मानवाधिकार जैसी अवधारणाएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित और बदल सकती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, जैसे मानवाधिकार मानदंड, के विकास और प्रभाव की व्याख्या करता है। ये बताता है कि ये मानदंड राज्यों के व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। अभिकर्ता संरचना बहस को पाटना, संरचनावाद अभिकर्ता, एजेंट राज्य, व्यक्ति और संरचना, स्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मानदंड के बीच द्वंद्वात्मक संबंध पर जोर देता है। अभिकर्ता संरचनाओं को आकार देते हैं और संरचनाएं अभिकर्ताओं के व्यवहार को सीमित करती हैं। आलोचना इसे कभी कभी बहुत सारगर्भित और अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना मुश्किल माना जाता है और यह नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने में कम उपयोगी हो सकता है। ये वास्तविक शक्ति संबंधों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाता है। नारीवादी दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। नारीवादी सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन पर गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की पुरुषत्व केंद्रित धारणाओं को चुनौती दी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हमारी समझ को व्यापक बनाया है। मुख्य प्रभाव और योगदान। लैंगिक अंधत्व, जेंडर ब्लाइंडनेस को उजागर करना। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों ने महिलाओं और लैंगिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा। नारीवादी सिद्धांत ने इस अंधत्व को उजागर किया और दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तव में लैंगिक रूप से संरचित हैं। महिलाओं को केवल पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय अभिकर्ता, एजेंट्स के रूप में भी प्रस्तुत किया, जैसे महिला शांति निर्माता। ये सिद्धांत महिलाएं कहाँ हैं, ये पूछने से आगे बढ़कर ये पूछता है कि कैसे लैंगिक संरचनाएं और पुरुषत्व के मानदंड वैश्विक राजनीति को आकार देते हैं। सुरक्षा की पुनर्परिभाषा और विस्तार। नारीवादी दृष्टिकोण ने पारंपरिक सैन्य केंद्रित सुरक्षा को चुनौती दी और मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इसने युद्ध और संघर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों, जैसे यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करना, मानव तस्करी पर ध्यान आकर्षित किया। ये तर्क देता है कि एक राज्य तब तक वास्तव में सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक उसके सभी नागरिक लिंग की परवाह किए बिना सुरक्षित महसूस न करें। शक्ति की प्रकृति को चुनौती और विश्लेषण। नारीवादी विद्वानों ने तर्क दिया कि शक्ति को केवल सैन्य या आर्थिक क्षमता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सामाजिक और लैंगिक संबंधों में भी अंतर्निहित होती है। ये दर्शाता है कि कैसे पुरुषत्व प्रधान, मैस्कुलिनिटी डोमिनेटेड संरचनाएं और पितृसत्तात्मक मानदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के वितरण और असमानताओं को जन्म देते हैं। यह विश्लेषण करता है कि कैसे आधिपत्यिक पुरुषत्व, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे कि आक्रामक विदेश नीतियों को बढ़ावा देना। सार्वजनिक निजी विभाजन को तोड़ना। पारंपरिका ने सार्वजनिक, राज्य, युद्ध और निजी, घर, परिवार के बीच एक कठोर विभाजन किया। नारीवादी सिद्धांत ने इस विभाजन को खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि निजी क्षेत्र में होने वाली घटनाएं, जैसे घरेलू हिंसा, लिंग आधारित श्रम, प्रजनन अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महिलाओं का अवैतनिक या कम वेतन वाला श्रम सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। मोरगेंथाउ के यथार्थवाद पर नारीवादी आलोचना। मानवत्व, ह्यूमैनिटी की लैंगिक प्रकृति। नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि मोरगेंथाउ का शक्ति के लिए इच्छा वाला मानव स्वभाव का सिद्धांत पुरुषत्व केंद्रित, मैस्कुलिनिटी सेंटर्ड है, जो एक विशेष पुरुषत्ववादी अनुभव को सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत करता है। ये पुरुषत्व, मैस्कुलिनिटी से जुड़े आक्रामक गुणों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानता है, जबकि नारीत्व, फेमिनिनिटी से जुड़े सहयोगी गुणों को अनदेखा करता है। सुरक्षा की संकीर्णता। मोरगेंथाउ की राज्य केंद्रित सैन्य सुरक्षा की परिभाषा नारीवादी के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि यह व्यक्तिगत सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और युद्ध के लैंगिक प्रभावों को अनदेखा करती है। ये राज्य की सुरक्षा को मानव सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। सार्वजनिक निजी विभाजन। मोरगेंथाउ का उच्च राजनीति पर ध्यान महिलाओं के अनुभवों और निजी क्षेत्र की वैश्विक राजनीति से जुड़ी भूमिकाओं को अनदेखा करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधूरी तस्वीर मिलती है।